बस वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना वो हथियार बनाता था और ब्रिटेन को हथियार बेचता था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास पूरी दुनिया में डर का माहौल हो गया कि हमारा पैसा लूट जाएगा, हमारा सोना लूट जाएगा। तो सारे देशों ने ना पैसा और सोना लेके रख दिया अमेरिका के पास। अब अमेरिका को लग गया कि सोना देना नहीं है इसको, अब क्या करें? तो इसके लिए उसने एक डॉलर कूटनीति लाई। उसने कहा ना कि आपको जो चीज़ खरीदना है, हथियार खरीदना है ना, हथियार खरीद लीजिए, लेकिन पैसा डॉलर में लीजिएगा। तो सोना रखा था, डॉलर छापने में क्या जाता है, डॉलर छाप छाप के दे रहा था। इससे अमेरिका को लगा ना ये हमारा डॉलर तो छाप देंगे, हमको क्या जाता है, यहीं पैसा देंगे। और यहीं से वो सोचा कि पूरी दुनिया को हम मजबूर कर देंगे कि आप कोई भी चीज़ खरीदिएगा तो डॉलर में खरीदिएगा। आज भी दुनिया का 80% से ज़्यादा ट्रेड डॉलर में होता है। और उसने सोचा, और कोई अगर डॉलर लेने से मना किया तो या तो उसको डायरेक्ट मारेगा या तो इनडायरेक्ट मारेगा। जैसे वेनेजुएला को डायरेक्ट ले गया, ईरान को डायरेक्ट ले गया। इनडायरेक्ट लेना रहेगा तो इनडायरेक्ट भी उसके पड़ोसी को हथियार दे देगा। कुछ नहीं करना, उसके मंत्रिमंडल में 4 आदमी को करोड़ों रुपया दे देगा, 100 करोड़ रुपया पकड़ा देगा। वो कहेगा कि हम प्रधानमंत्री हटा के वही रहेगा, तो तख्ता पलट करा देगा। शेख हसीना के साथ क्या किया, यही कराया। और इसके लिए उसका साथ देती हैं सब सोशल मीडिया। हर घर में सोशल मीडिया है, ट्विटर उसका, फेसबुक उसका, हर चीज पर उसका अपना कंट्रोल है। और वहां से वो नैरेटिव सेट करता है। पहले उस देश की इकोनॉमी चौपट करेगा, वहाँ महंगाई लाएगा, अपोजिशन लीडर्स को भर भर के पैसे देगा, अपोजिशन लीडर्स के बातों को सोशल मीडिया से उठाएगा, जिनकी सरकार गिरानी है उनके केवल निगेटिव चीज़ों को चलाएगा। 5-7 साल जब ये हो जाएगा तो फिर देखेगा कि उनके टॉप जो करीबी लोग हैं उनको खरीदना चालू करेगा, अपने एजेंट्स को भेजेगा CIA के थ्रू, और धीरे 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 करके पूरी इकोनॉमी गिरा देगा। अमेरिका टिकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, और पैसा तब तक है जब तक दुनिया व्यापार कर रही है, और डॉलर में करेगी, और नहीं तो ये इसके पास हथियार इतना बड़ा मार्केट है। आप सोचिए कि जीवन भर अगर हम 100 एकड़ खेती करें, 100 एकड़ जमीन पे जीवन भर खेती करें, हमको उतना फायदा नहीं होगा जितना हम एक तोप बेच के खरीद लेंगे। एक तोप बेचेंगे उतना हो जाएगा। जीवन भर हमने 100 एकड़ पर फूक खेती किया है। तो उनके पास यही होता है, और वो लड़ाई रोकेंगे नहीं, और हमेशा एडवांस दिखाते रहते हैं। अभी जैसे अरब वाले को, हम लोग को लगता है कि अरब वालों को मार दिया ईरान, ये नहीं, अमेरिका जानबूझ के कर आएगी तुम पिटाओ, लोग पिटाओगे फिर खरीदोगे किससे, हम ही से खरीदोगे। हम कहेंगे अच्छा ये वाले पे ना पिटा गए, ये उससे एडवांस है। बट ये जो कर रहा है अभी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो जैसे आपने बोला वेनेजुएला को रातों रात उसने उठवा लिया प्रेसिडेंट को, राइट, कहीं पे भी झगड़े करा दिए, किसी की भी सरकार गिरा दी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका आज जो देश उसके खिलाफ है या जो अंदर से थोड़ा भी उसके खिलाफ पनपेगा, उसके प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लेगा। कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हम लोग, पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल हो रही है, तो हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता अमेरिका का। वेनेजुएला, आप सोचिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए था, पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए। नहीं हो पाई क्योंकि डर है उसको। कौन यूनाइट होगा? हम इंडिया। कल को पाकिस्तान को हमसे ज्यादा हथियार दे देगा उठा के। F-35 दे दिया पाकिस्तान को उठा के, पूरी समीकरण चेंज हो जाएगी। F-35 दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, हमको नहीं दिखेगा। तो हम लोग अमेरिका को ना, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको खुश रखना है। उसके पास यही चीजें हैं। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग, उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना है इसको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई देश अगर कुछ भी करेगा, जैसे उसे ईरान से लड़ाई रखनी थी, अपना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना था और बशर अल असद को, 3 लोगों को खत्म करना था। ये 4 साल से प्लान चल रही थी। इसीलिए यूक्रेन को फंसा दिया गया, पूरी बैक से हथियार दी जा रही है। इधर यूक्रेन लड़ रहा था, सीरिया से बशर की सरकार चली गई, वेनेजुएला से ये चले गए, और इधर ईरान को लपेट दिया। और इसमें रूस की भी गलती है। क्या गलती है? दुनिया आप समझ रही है ना, इसके साथ खड़े होने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। किसके साथ? रूस के साथ खड़े होने से। आखिर कोई रूस का साथ छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है ना, उसके सामने से ईरान को उठा के ले गया ना। आप किसी नाटो मेंबर को एक को मार, एक यूक्रेन को तो डायरेक्ट मार रहे हैं। क्या किया? सब मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है कि नहीं? इन लोगों को भी करना चाहिए। हालांकि दे रहा है, रसिया हथियार दे रहा है, रसिया सैटेलाइट लोकेशन दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी एक हाई पावर रडार दे देना चाहिए। कुछ उसको जो टेक्नोलॉजी चाहिए था वो दे देना चाहिए। तब तो कहीं ना कहीं ये भी उलझ के रहा। इकोनॉमी से कमजोर हो गया है रसिया बहुत ज़्यादा। बट अभी जितने दिन तक ये रुका रहेगा, ईरान से तेल का व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हर दिन का ये 100 मिलियन के ऊपर का प्रॉफिट कमा रहा है।
पुतिन को तो इससे फायदा ही फायदा है। और पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया, देखिए जितना दिन रेवेन्यू, सॉरी नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू कमा रहा है। हॉर्मुज जितनी देर तक बंद रहेगा, ईरान, अमेरिका और नेटो देशों पर उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई युद्ध खत्म करो। और अब अमेरिका फंस गया है। अगर युद्ध खत्म कर देता है तो अब ईरान के लोग क्या है कि पूरी तरह यूनाइट हो चुके हैं। और ईरान, वो समझिए कि एक सेकंड तालिबान बन चुका है। अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। एक बार उतरे थे लोग ये 1980s में, इनका हेलीकॉप्टर लेके उनके 44 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया था, 80 के आसपास लोगों को, और 2 साल तक बंधक बना के रखा था, नहीं छोड़ा पाए लोग। बाद में यही हुआ इन लोगों के पास। तो अमेरिका बहुत बदतमीज देश है, एथिक्स उन लोग के पास नहीं होता है। तो बट अभी ईरान में क्या कर रहा है? ईरान में अभी तो उनको रिजीम चेंज करने के लिए क्या रिजीम चेंज किए, और वो तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो खत्म कर दिया और ज्यादा 31 डिवीजन में बना दिया। आपको क्या लगता है कैसे रुकेगा? अभी रुक जाएगा, क्योंकि इसमें कौन हारेगा? ईरान ऐसा कंडीशन करके चला गया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो हार के भी जीत रहा है। और हमसे तो ईरान से अच्छी दोस्ती है। अब हम लोग की डिप्लोमेसी, हमारे जो विदेश मंत्रालय में, देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं विदेश मंत्रालय को केवल एस जयशंकर साहब को देखते हैं, बट उनके नीचे जो है लोग मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं, ये उनकी मेहनत होती है। एस जयशंकर साहब जाके डिलीवर करते हैं वहाँ चीज़ों पे, तो वो लोग कितना काम करके रह पाए हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि विदेश मंत्रालय वाले लोग, मतलब समझिए युद्ध के एक दिन पहले प्रधानमंत्री को इजराइल भेजे हुए थे। दुनिया जब हमारे इंटेलिजेंस के बारे में सोचती होगी कि यार ये सब अपने प्रधानमंत्री को लड़ाई के एक दिन पहले वहाँ देश भेज दिया, सब इनका इंटेलिजेंस कैसा है। और अपने यहाँ इंडिया में पूछिएगा तो बचाव में लोग उतर जाते हैं, न कि सवाल पूछते हैं हाँ भैया हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई से एक दिन पहले क्यों भेजे थे। तो कहेंगे हमें थोड़ी पता था। ठीक है, नहीं पता था तो इसीलिए तो पहलगाम होता है, इसीलिए तो पुलवामा होता है, इसीलिए तो ताज होटल होता है। या हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई के एक दिन पहले भेज दिया, सब कहीं से लगता है ये। बट ये तो मे भी स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है ना। किस चीज के लिए? हमारे लिए वो तो इजराइल का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मूव नहीं, हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग हो सकती है ना कि ये मे भी पता हो और हम उसके पहले आ गए। तो हमारे अगर हमारे ईरान हमारा दुश्मन रहता या हमारे अगेंस्ट में रहता तब ना ये स्ट्रेटजी होती। ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि हमारे 3 दोस्त में एक दोस्त पिटा रहा है? आज हम लोग को समझ में, हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है ना, हम तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो रहना चाहिए। अगर ये बात हमारे इंटेलिजेंस वालों को पता होना चाहिए कि लड़ाई होने वाला है, कैंसिल कर देते हैं। दौरा कई बार कैंसिल होता है, लास्ट मोमेंट में कैंसिल होता है। वो बड़ा क्रूशियल टाइम था, वो बहुत नाजुक दौर है वहाँ पे। विदेश में कोई, हर इंसान फूक फूक के एक एक कदम रखता है। हमें दोनों को बचा के रखना है। उधर चाइना को बैलेंस करना है, रसिया को देखना है, अमेरिका को देखना है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो जितने भी टेक्नोलॉजी है वो अल्टीमेटली हम लोग विदेश पे डिपेंडेंट है। अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, ऑयल के लिए हम अरब देशों पे डिपेंडेंट है, अब हथियारों के लिए हम मल्टीपोलर पे हैं, फ्रांस पे भी हैं, और मेनली तो अमेरिका और इजराइल पे हैं और रसिया पे भी हैं। तो हम लोग को बड़ा बैलेंस ले लेके चलना होता है। तो हमें ये नहीं दिखाना है कि न्यूट्रल होने के चक्कर में ये ना दिखे कि हम एक साइड में। सो कमिंग बैक टू ईरान, अभी मैंने ये पढ़ा, ईरान ने न्यूज़ बोली कि जो युआन में डील करेगा ऑयल में, उसका जहाज हम जाने देंगे, जो डॉलर में करेगा उसका जहाज नहीं जाने देंगे। सबसे कमजोर कड़ी पे उसने चोट किया है अमेरिका के, और अमेरिका का डॉलर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारी इंडिया, चाइना, ये ब्रिक्स मिलके अपनी जो करेंसी ला रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी, अगर जिस दिन ये करेंसी इंप्लीमेंट हो गई तो ये करेंसी सबसे ज़्यादा डैमेज डालेगा अमेरिका को। अमेरिका बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। उसके ऊपर $40 बिलियन का कर्जा है, और अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर्जा चुका सके। हाँ, $40 ट्रिलियन का कर्जा है, और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कर्ज को चुका सके। इसके लिए अमेरिका एक बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। अभी आप गौर करके देखेंगे कि इधर पिछले 2-4 सालों में क्रिप्टो की वैल्यू बड़ी डाउन हो रही है। कोई वैल्यू नहीं रह गई है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं है। तो अमेरिका उस सारे क्रिप्टोज को अपने पास स्टोर कर रहा है, एक पूरा उसका वो बना रहा है। अब वो क्रिप्टो को अपने जितना उसे चाहिए था उतना स्टोर कर लिया है। अब वो वार के रास्ते से धमकाना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो चाहे खमैनी हो घर में घुस के मारेंगे, चाहे मादुरो हो घर से उठा के ले जाएंगे। रसिया कुछ नहीं कर पाया, चाइना, इंडिया चुपचाप बैठे थे। अब जो हमारा $40 ट्रिलियन का कर्जा है वो हम क्रिप्टो में चुकाएंगे। जैसे ये अनाउंस करेगा अमेरिका, तो देखिएगा ना, क्रिप्टो